स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे डीपीएसपी और एफआर में क्या डिफरेंस है। तो इसके पहले की जो वीडियो है आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको बिना देखे इसे समझा नहीं जा सकेगा। यानी कि डीपीएसपी क्या होता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के और ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलाधिकार, इन दोनों के बीच में कुछ असमानता है। उस असमानता से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आस्क किए जाते हैं और उसी को हम यहाँ डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखें, जो नीति निर्देशक तत्व है इसके बारे में हमने बताया था आपको कि यह सामाजिक और आर्थिक न्याय को एस्टैब्लिश करने का एक माध्यम है, जिसे स्टेट के ज़रिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है कि हर स्टेट जब भी कोई पॉलिसीज़ या स्कीम्स इन फेवर ऑफ पीपल इंट्रोड्यूस करेगा तो वो हमेशा ऐसा हो कि समाज के हर वर्ग और हर तबके का उसको लाभ मिले। यानी हर वर्ग कौन सा है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, वीमेन सेक्शन है एंड माइनॉरिटीज़। तो ये जो तबका है, इन सारे तबकों को ध्यान में रख करके डीपीएसपी को हमें गाइडलाइंस देता है कि हमें किस तरीके के रूल्स बनाने हैं। फिलहाल देखते हैं ये इस दोनों में क्या अंतर है। दूसरा, हमने अपने लेक्चर में बता रखा आपको कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब होता है। तो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार, दीज आर द नेचुरल राइट्स, कि अगर इनको राइट्स को अगर हमने लैप्स कर लिया, हाईजैक कर लिया, तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए एक व्यक्ति का वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये तो इजी सा है। फर्स्ट के डीपीएसपी की चर्चा संविधान के भाग 4 में की गई है, जबकि ये भाग 3 में है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस अनुच्छेद को लेकर के है, जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में डीपीएसपी की चर्चा की गई है, जबकि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के मध्य में हमारा फंडामेंटल राइट्स बताया गया है। और तीसरा डिफरेंस ये भी बहुत समान सा है कि आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है, जबकि ये यूएस के संविधान से प्रेरित है। राज्य को दिया गया नैतिक आदेश है, ये ध्यान रखने के, दीज आर द मोरल ऑर्डर्स, कहाँ से, गिवन बाय द स्टेट। जब भी कोई गवर्नमेंट हो, इधर द सेंट्रल पावर और इधर द स्टेट पावर, वो जब भी रूल्स बनाएगी, पॉलिसीज़ लाएगी, तो डेफिनेटली इसको केयर करेगी कि यह राज्य इन सारे सेक्शंस का विशेष तौर पर ध्यान रखे, क्योंकि यही देश के नागरिक हैं और इन्हीं से देश बनता है। ये क्या है, व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार हैं। नैसर्गिक अधिकार मतलब नेचुरल राइट्स, दिस आर नेचुरल राइट्स, कि अगर व्यक्ति को न दिया जाए, आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ने से वंचित कर दिया जाए तो आपके किसी न किसी अधिकार का हनन हो रहा है। इसी तरीके से हम बात करें, जैसे बोलने की आज़ादी, आप को ये दिया गया है परिवार में, जैसे कोई बैठक हो रही है किसी फंक्शन को लेकर के, और वहाँ पे यह चाहते हुए भी और जानते हुए भी कि यह बच्चा या बच्ची इस काबिल है कि हमको इस टॉपिक पे कुछ ना कुछ राय दे सकती है, और वो भी हेल्दी राय। जैसे आपने बोलना शुरू किया, 2 थप्पड़ लगाया, बैठ, नहीं आता है तुमको, बैठो, तुम हमसे ज़्यादा जानते हो, तो ये क्या आप कभी डिज़र्विंग कैंडिडेट के रूप में उभर पाएंगे सोसाइटी के बीच में? ऑब्वियस है कि नहीं। यानी कि जो घर की परवरिश है ना, एनवायरनमेंट, बहुत ही फेमस एक फिलोसोफर हैं जेम्स वाटसन, इन्होंने कहा था कि मुझे बच्चा 6 महीने का दे दीजिए और मैं उसको जैसा चाहूँ, यानी कि वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, बेवकूफ़, मूर्ख, कुछ भी बना सकता हूँ, जानवर बना सकता हूँ। यानी कि व्यक्ति के जो विकास के मूल्य और मानक हैं वह कहीं ना कहीं घर से शुरू होता है। एक कोटेशन और मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा, जो बच्चे की प्राथमिक पाठशाला है ना, वो घर होता है और माँ उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। कारण, क्योंकि वो बच्चा या बच्ची अधिक से अधिक समय माँ के कांटेक्ट में पास करता है, तो डेफिनेटली वो जो बच्चा है, वो बच्ची है, उसकी फर्स्ट टीचर उसकी मम्मी होती है। यही बात है कि व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता,
कोई भी व्यवसाय व्यापार की अपनाने की स्वतंत्रता, समूह संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी आजीविका को अडॉप्ट करने की फ्रीडम, यह ऐसे राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स हैं जिसको हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हैं। आप पिछले लेक्चर्स में जा कर के ज़रूर देख लें। अच्छा देखिए, उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय। ये कैसे हो सकता है? एक सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस कैसे हो सकता है? ऑलवेज स्टूडेंट्स याद रखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, आप खुद थिंक करो कि आपके घर में सपोज डेट कोई मिठाई आई, पिताजी लेकर आए और उन्होंने कहा माँ से कि देखो सारे बच्चों को बराबर बराबर बांट दो। अब जब माँ ने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया मिठाई का, तो बड़े भाई को थोड़ा ज़्यादा दे दिया, सिस्टर है थोड़ा कम दे दिया, उससे भी छोटा भाई है उसको थोड़ा सा और कम दे दिया, जो सबसे छोटा है उसको सबसे ज़्यादा दे दिया। अब जो ऊपर के 3 लोगों को वितरण किया गया है मिठाई, जो कि उनको भी बहुत पसंद है, आप क्या फील आएगी उसके दिमाग में? खुद सोचिए। कहीं ना कहीं अरे लगता है मम्मी डिसऑनेस्ट हो गई है। देखिए पापा ने तो कहा था कि इक्वली सबको देना, और ये है तो उसको ज़्यादा दे रही है, इसको कम दे रही है, इसको थोड़ा सा ही दे करके साइड कर दिया। ये जो विचार मन में पनपता है ना, ये कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक न्याय से जुड़ा हुआ पहलू है, और ये हमें देता है डीपीएसपी। जैसे आप देखिए का एक आर्टिकल 41 है जिसमें बताया गया है प्रत्येक व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है, यानी कि रोजगार आजीविका का अधिकार दिया गया है। इसी तरीके से आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 7 पोषाहार स्तर की बात कही गई है यहाँ पे। न्यूट्रिशन, आप देखिए मिड डे मील स्कूल्स में वितरित किए जाते हैं, तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? मिड डे मील का यही ऑब्जेक्ट है कि जो हम समाज के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके बच्चों को कम से कम वो खाने की वजह से जो स्कूल छोड़ दे रहे हैं वो ना छोड़ें, और उनका प्रॉपर मेनू बनाया गया है। न्यूट्रिशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको पका करके दे दिया, ना ना ना, उसका प्रॉपर न्यूट्राइज्ड, यानी उसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फैट्स हो, ताकि वो बच्चा या बच्ची जब भी खाए तो उसका पोषण हो, न्यूट्रिशन मिले, उसको पावर मिले, ऐसा नहीं कि वो खा के बीमार पड़ जाए। तो ये रहा आर्थिक, तो काम पाना। इसी तरीके से सामाजिक भेदभाव, जैसे स्त्री पुरुष समानता की बात हो जाती है। इसी तरीके से जो ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए आप देख रहा हो बहुत सारे रिलीफ फंड जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ भी सरकार आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराती है। तो वो सब कहाँ से आता है? वो यहीं से आता है, डीपीएसपी से आता है। न्याय का कोई हस्तक्षेप नहीं, न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आपको पेंशन नहीं मिल रही है तो आप ऐसा नहीं कि कोर्ट में चले जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे भैया ये तो सरकार हमको निकम्मी है, नहीं दे रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि आपको कहाँ से करना है? न्यायालय जो है कि न्यायालय से आप इसके विरुद्ध में नहीं जा सकते हैं। हालांकि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कोई करता है, लैप्स करता है, तो यू आर परमिटेड। 2 आर्टिकल दिए गए हैं, एक आर्टिकल 32 है जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, और आर्टिकल 226 है। ये दोनों में बहुत ही बेसिक अंतर है कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन होता है तो आप न्यायालय का शरण ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपके पास न्यायालय जाने की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि आप न्यायालय नहीं गए, आप नहीं जाने की आपको आज़ादी है या राइट्स है तो राज्य आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य के केंद्र में ही ये बातें निहित हैं कि जब भी कोई नियम बनाया जाएगा तो वो लोक हित में डिसीजन लिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों का उसमें कल्याण हो सके। तो ये रहा इसका, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को लेकर के हमने कुछ डिफरेंसेस बताए हैं। आशा है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम अपने आगे वाले लेक्चर में फिनिश करेंगे। इसके अलावा जो हमारा टेस्ट सीरीज़ शुरू होगा उस टेस्ट सीरीज़ में एक क्वेश्चन हम लोग हैंडल करेंगे, जहाँ पे कुछ भी इशू आपके सामने नहीं बचेगा और सब कुछ हम लोग आसानी से पूरा कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि हमारी टीम को यह हौसला मिल सके कि बेहतर से बेहतर आपके लिए लेक्चर लाए। थैंक्स।